कभी कभी इनमें क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो उस आई से हम कितने डिग्री तक का विज़न ले सकते हैं, कितने डिग्री तक का हम देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक आंख से देखते हैं तो आप 120 डिग्री तक का विज़न ले सकते हैं। अगर आप एक आंख से ऐसा देखेंगे तो आप यहाँ से और यहाँ तक ऐसा देख सकेंगे 120 डिग्री तक। लेकिन अगर दोनों आंखों की हेल्प लेंगे आप तो उस समय आप 180 डिग्री तक का देख सकते हैं। अगर दोनों आंखों की आई बॉल आप सर को एक जगह रख करके ऐसे और फिर ऐसे घुमा के देखेंगे तो आपको पूरा 180 डिग्री तक का दिख जाएगा। तो एक आंख से कितने डिग्री तक का दृष्टि आपको मिलेगी? 120 डिग्री तक, और दोनों आंखों से मिला करके 180 डिग्री तक का विजन मिलता है। दूसरी चीज, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हमें एक ही आंख से दिख जाता है तो नेचर ने हमको दो आंखें क्यों दी है? एक ही आंख से हमको दिख जाता है तो फिर नेचर ने हमको दो आंखें क्यों दी है? उसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि दो आंखें होने से पहला फायदा तो ये कि एक आंख होने से हम सिर्फ 120 डिग्री तक का विजन ले सकते थे, दोनों आंखें होने से हम 180 डिग्री तक का देख सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि हमारी एक जो नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो 60, 70, 80 और किसी किसी की 90, 100 साल तक होती है। जो नॉर्मल जनरल एज है वो 60 और 70 का है, इतने वर्षों तक उसको जीना है। अगर इस दौरान उसकी दो आंखें हैं और एक आंख में कोई डिफेक्ट आ भी जाता है, बाई चांस एक आंख में परमानेंट डिफेक्ट कोई आ गया, अब वो क्योर नहीं हो सकता, तो कम से कम अपनी बाकी की जिंदगी में वो बची हुई दूसरी आंख से अपना काम चला सकता है। तो इसलिए नेचर ने हमको दो आंखें दी हुई हैं। तो ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स स्टडी करने के बाद आज हम लोग और आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाई करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो अगला टॉपिक हम लोग लेंगे वो होगा माइक्रोस्कोप, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले उसमें एक आध चीज़ें हैं, उनको हमको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे एक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है विजुअल एंगल, जिसे आप हिंदी में दर्शन कोण कहते हैं। एंड आई होप कि दर्शन कोण को आपको क्लास 10th में भी शायद बताया गया होगा। क्या होता है दर्शन कोण? किसी वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये एक वस्तु है और यहाँ पर हमारी आंख है, तो एक लाइन यहाँ से आंख तक लाइए, एक लाइन यहाँ से आंख तक लाइए, और उन दोनों लाइंस के बीच में एक जो कोण बनेगा उस कोण का नाम हम क्या रखेंगे? दर्शन कोण, विजुअल एंगल। किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना उस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। मीन्स आपको कोई वस्तु बड़ी दिखती है या कोई वस्तु छोटी दिखती है, वो इसलिए क्योंकि वो वस्तु आपकी आंखों पर अलग अलग दर्शन कोण बनाती है। जो वस्तु आपकी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगी वो आपको बड़े साइज की दिखेगी, और अगर कोई वस्तु आपकी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाती है तो वो वस्तु आपको छोटी दिखाई देगी। समझ आ रहा है आपको? जैसे एक ये वस्तु है हमारे पास और यहाँ पर कहीं पर हमारी आईज हैं ऐसे। अब इस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसको हम ऐसा बना सकते हैं। एक वस्तु के हेड से लाइन लाएंगे, एक वस्तु के जो बॉटम पॉइंट होगा वहां से लाइन लाएंगे, और दोनों के बीच ये जो एंगल बनेगा उसे हम वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसी वस्तु की जगह पर एक ये दूसरी वस्तु रख देते इतनी बड़ी, फिर आप देखिए क्या होता। इसी जगह पर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख देते
ये ऐसे एक दूसरी वस्तु रख देते हैं, उस वक्त ये हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बनाती? तो आप देख सकते हैं उस वक्त ये हमारी आंख पर इतना बड़ा दर्शन कोण बनाती। तो एक वस्तु ये है जिसका नाम है ए बी, और एक वस्तु ये है जिसका नाम है सी डी। वस्तु ए बी ने हमारी आंख पर दर्शन कोण बनाया अल्फा, और वस्तु सी डी ने हमारी आंख पर दर्शन कोण बनाया बीटा। कौन सी वस्तु ने हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया? सी डी ने। सी डी वस्तु ने हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया, इसलिए कौन सी वस्तु आपको बड़ी दिखाई देगी और कौन सी छोटी दिखाई देगी? वस्तु सी डी आपको बड़ी दिखाई देगी, वस्तु ए बी आपको छोटी दिखाई देगी, क्योंकि उसने हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाया है। और वस्तु ए बी ने हमारी आंख पर, सॉरी, सी डी ने हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया तो हमको बड़ी दिखाई देगी, और ए बी ने हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाया है तो हमको छोटी दिखाई देगी। दर्शन कोण के बाद हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जिसे आप मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर। क्या होता है ये मैग्निफिकेशन पावर? अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, मैं सबसे पहले उसका जिक्र करूंगा कि मैग्निफिकेशन पावर में अभी तक आपने आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आवर्धन क्षमता का। प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक वस्तु है, ए बी हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। ए बी हमारे पास एक वस्तु है और यहां पर, ठीक है, और इसी लाइन पर और मैं आगे इसको बढ़ा लेता हूं, और ये मेरे पास एक प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब है, इसका नाम हमने रख लिया ए डैश बी डैश। लेंस कहाँ है, इमेज कैसी बन रही है, हमें अभी फर्क नहीं पड़ता। अभी केवल हम मैग्निफिकेशन को समझना चाहते हैं। तो ए बी एक वस्तु है, किसी भी तरह से इसका इमेज हमने यहां पर बनाया ए डैश बी डैश पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब ए डैश बी डैश और वस्तु का आकार ए बी। आप एक चीज देख रहे होंगे, ए डैश बी डैश और ए बी दोनों आखिरकार हैं तो लाइंस, रेखाएं हैं दोनों, इसलिए ये वाला जो मैग्निफिकेशन आता है, ये वाला जो आवर्धन मिलता है, इसे हम रेखीय आवर्धन कहा करते हैं। इसका क्या नाम रखा गया है? रेखीय आवर्धन। क्योंकि ये आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो ए डैश और बी, ए डैश बी डैश और ए बी, ये जो दोनों यहां पर यूज हो रहे हैं वो दोनों लाइंस हैं, इसलिए ये रेखीय आवर्धन है, अंग्रेजी में लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक और प्रकार का मैग्निफिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं कोणीय आवर्धन। एक दूसरे प्रकार का मैग्निफिकेशन कौन सा होगा? कोणीय आवर्धन, जिसे आप इंग्लिश में एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन, ठीक है। कोणीय आवर्धन को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? कोणीय आवर्धन को आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि प्रतिबिंब के द्वारा आपकी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा आपकी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, इन दोनों दर्शन कोणों का अनुपात लेंगे। इसमें हम प्रतिबिंब का आकार
और वस्तु के आकार का अनुपात लेते थे। प्रतिबिंब और वस्तु के आकार को हम एंगल से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। आकार बड़ा है तो एंगल बड़ा, आकार छोटा है तो एंगल छोटा। तो आकार को हम एंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आकार बड़ा तो एंगल बड़ा, आकार छोटा तो एंगल छोटा। इसलिए कोणीय आवर्धन में हम वस्तु के द्वारा और प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए कोणों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी आंख पर बनेंगे। तो उसका कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण, इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो फिर हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा, कोणीय आवर्धन मिलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोणीय आवर्धन का। लेकिन इस फॉर्मूले में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। सपोज ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, यहां से हमने इसको ऐसा मिला दिया और यहां पर हमने अपनी आईज को सेट कर लिया। ठीक है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये एंगल हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कोणीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या बनाया गया? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। इस फिगर को देखिए और बताएं, ये हमारी आंख है, यहां पर प्रतिबिंब के द्वारा ये जो ए डैश बी डैश है, इसने हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बनाया है? अल्फा। तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना लिखना चाहिए? बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना है? अल्फा। तो वस्तु के द्वारा भी आंख पर देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा भी हमारी आंख पर कितना विजुअल एंगल बनता है? अल्फा। अल्फा अपॉन अल्फा 1। क्या आपको याद है मैग्निफिकेशन आपको बताता क्या है? मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि इमेज का आकार, उसका साइज वस्तु से कितने गुना बड़ा है। यहां पर हमको क्या पता लगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1 गुना है, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है, यही तो मतलब निकला। लेकिन ये तो बहुत गलत है। हम तो देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है क्या? ऐसा तो नहीं है, पर इस फॉर्मूले ने तो गलत कर दिया, हमारा काम बिगड़ गया हमारा। नहीं समझ में आया? तो आवर्धन क्षमता का जो हम फॉर्मूला बनाया, हमने फॉर्मूला क्या बनाया कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। इससे हमने इस केस में आवर्धन का वैल्यू निकाली, m की वैल्यू हमने निकाली, अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 आया। इस फॉर्मूले की मदद से जब हमने मैग्निफिकेशन निकाला तो उससे हमको पता चला कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। और ये तो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से लगभग 2 गुने के बराबर है। और ये फॉर्मूले ने हमको क्या बताया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। इसका मतलब अभी भी हमारे फॉर्मूले में कुछ गलती है। तो क्या गलती है और उसको कैसे हम करेक्ट करेंगे? तो मैं आपको बताऊं, इसमें गलती ये है कि आप वस्तु को अलग जगह पर रख के देख रहे हो और प्रतिबिंब को अलग जगह पर रख कर देखते हो।
आप जब भी ये फॉर्मूला लगाएं और मैग्निफिकेशन आपको मालूम करना हो तो एक शर्त आप याद कर लें कि आपकी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही जगह पर रहने चाहिए। बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले के लिए शर्त क्या है? इस फॉर्मूले के लिए शर्त यह है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब एक ही स्थान पर होने चाहिए। ये इसकी शर्त है इस फॉर्मूले की, ये आप बहुत याद रखें। देखिए, इस फॉर्मूले को जब हमने लगाया था, देयर वेयर नो एनी कंडीशन, कोई शर्त नहीं थी कि वस्तु कहाँ होना चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, देन इट इज वेरी नेसेसरी, देन देयर इज अ कंडीशन दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी एट द सेम प्लेस। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर होने चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपके वस्तु और प्रतिबिंब एक ही स्थान पर होना चाहिए, तो आप प्रतिबिंबों को खिसका के यहां लेते आइए, ऐसे। तो ये क्या है, वस्तु, और ये ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। दोनों एक ही जगह पर आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा खिसका लीजिए। अब आप ध्यान से देखें, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ये हमारी आंख पर कितना कोण बनाता है, इतना। ये एंगल ये हमारी आंख पर बनाता है बीटा। तो प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण कितना है, बीटा। मैग्निफिकेशन के लिए हमने क्या लिखा, बीटा अपॉन वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण कितना है, अल्फा। और अब आप देख रहे हैं दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। समझ आया? तो ये शर्त है, ये शर्त के साथ ही ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ये बहुत आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपके मन में ये आ सकता है कि क्या हम प्रतिबिंब को ही खिसका के वस्तु के पास लाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि वस्तु को खिसका के प्रतिबिंब के नजदीक ले जाएं। कर सकते हैं, ये इकलौता रास्ता आपके पास नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका है, आप प्रतिबिंब को ना खिसकाएं, वस्तु को खिसका के ले जाएं। जैसे ये इमेज थी, यहां पर ऐसा ये एंगल बन रहा था अल्फा, और यहां पर वस्तु रखी हुई थी ऐसे ए बी, और ये इमेज है ए डैश बी डैश। तो आप इस ऑब्जेक्ट को खिसका के ले आइए यहां पर ए बी, ठीक है। अब देखो, ये प्रतिबिंब के, ये पूरा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसका स्टैंडर्ड हमने क्या बनाया, सिंबल बीटा। वस्तु कहां पर है, ये है। अब ऑब्जेक्ट खिसका के ले आए ना, अब वस्तु ये है, यहां से अब आप देखिए आंख पर बनाया गया दर्शन कोण कितना माना जाएगा, अल्फा। और आप फिर से m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा करिए, और आप फिर देख रहे हैं कि बीटा अल्फा से बड़ा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। सो फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, you will have to remember this one thing, that the object and the image should be at the same place. ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर होने चाहिए। उस वक्त आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण, और उसी से आप मैग्निफिकेशन एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया? तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है आपने, आपको याद आ जाए शायद, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, V अपॉन यू। साइन कुछ भी हो, मिरर में, मिड लेंस में
आपने पढ़ा हुआ है, मिरर में पढ़ा हुआ m इज इक्वल टू वी अपॉन यू माइनस, और लेंस में m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़ा गया है। तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं देखो, एक ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को कौन सा बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। क्यों? क्योंकि इसमें लाइंस का इस्तेमाल होता है, इसमें ये डिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इसमें एंगल का इस्तेमाल होता है, देखिए एंगल का इस्तेमाल होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, लाइन का इस्तेमाल होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां पर वस्तु और प्रतिबिंब की हाइट का इस्तेमाल होता है, यहां पर कोण का इस्तेमाल हो रहा है, और यहां पर डिस्टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो लाइन ही होती, तो ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन ही है। ये भी आवर्धन है, ये भी आवर्धन है, ये भी आवर्धन है, तीनों आवर्धन है। और आपने लेंस और मिरर के हिसाब से उनके जो साइन पड़े हैं, इट डजंट मैटर। उल्टे प्रतिबिंबों का आवर्धन नेगेटिव और सीधे प्रतिबिंबों का आवर्धन पॉजिटिव, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो साइन मैटर नहीं करता है। एंड आई होप कि अब ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, दर्शन कोण और आवर्धन के बारे में छोटी मोटी चीजें। तो कोणीय आवर्धन किसको बोलेंगे? प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये शर्त जरूर आप याद रखिएगा, नहीं तो अभी मैंने आपको दिखाया था क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उसको हमने कैसे करेक्ट किया, उसके लिए शर्त बनी हुई है। ठीक है, तो प्लीज आप नोट करें। इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, और माइक्रोस्कोप में आपको दो तरह की माइक्रोस्कोप पढ़ने का मौका मिलेगा। एक होगी जिसे हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरी होगी जिसे हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आप नोट करें इसे जल्दी से। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्ट किए उनमें हमको 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने थे। एक ह्यूमन आई जो कि हम स्टडी कर चुके हैं, बाकी 2 में से एक माइक्रोस्कोप है और दूसरा टेलीस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ अवर ह्यूमन आई, क्योंकि उसके बगैर हम सबकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार सी है। और बाकी के ये जो 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, मैं आपको बताऊं ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो माइक्रोस्कोप बना हो, चाहे वो टेलीस्कोप बनाया गया हो, बाकी के 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई की हेल्प करते हैं, कि जिनको ह्यूमन आई नॉर्मली नहीं देख पाती उनको ये उपकरण दिखाते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है, जिसे आप अंग्रेजी में सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या कहा जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको मैं यहां लिख देता हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसी का नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखा जाता है। आप चाहें तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या रहता है कि केवल एक उत्तल लेंस होता है, बस इस पे ऐसा, और ये उत्तल लेंस ऐसा एक लकड़ी या प्लास्टिक के फ्रेम में ऐसा कसा रहता है इस तरह से। ठीक है, और यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस होता है।
ठीक है, जो कि बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर पतला रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। बस ऐसा ही बना होता है। कौन सा लेंस लगा होता है इसमें? उत्तल लेंस। और उससे पहले भी मैं आपको बता चुका था कि उत्तल लेंस को हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ये हैंडल लगा रहेगा। हैंडल आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप वुडन भी बना सकते हैं, लकड़ी का, या आप इसको प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। पकड़ना है केवल आपको। तो आपने कभी देखा होगा, मूवीज़ में दिखाते हैं जो ऐसा अक्षर देखते हैं, ठीक है, या आपके पास होगा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो आप कोई अगर अच्छी क्वालिटी का, तो उसके अंदर ये लेंस भी निकलता है, उसमें हैंडल वगैरह लगा होता है। तो बस ऐसा बना होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बोलेंगे इसको। क्या होता है ये देख लेते हैं। हमने लिखा हुआ है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़े आकार का बनाता है। छोटी वस्तुएं जैसे आपकी किताब में लिखे हुए बहुत छोटे छोटे अक्षर, न्यूज़पेपर में बड़े छोटे अक्षर लिख दिए गए, या किसी जगह पर बहुत छोटे अक्षर लिख दिए गए हैं कि हम नॉर्मल आइज से ऐसे नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, बड़े आकार का बनाता है। तो वस्तु कैसी होगी? छोटी। प्रतिबिंब कैसा बनाएगा ये उसका? बड़े आकार का। तो जब वस्तु छोटी थी तो वो हमको नहीं दिख रही थी, लेकिन इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो बड़े आकार का बना दिया। और ये बड़े आकार के जो प्रतिबिंब हैं ये हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था कि दर्शन कोण जितना बड़ा बनेगा हमें वो चीज़ उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तो अगर प्रतिबिंब हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं तो हमें वस्तुएं कैसी दिखाई पड़ती हैं? बड़ी दिखाई पड़ती हैं। बस ये हो जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, याद रखिए वो वस्तुओं को बड़ा नहीं करता। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स को बड़ा नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा करता होता तो जब हम इस पेन को उसके सामने रखते तो ये पेन इतना बड़ा हो जाता। तो ये वस्तुओं को बड़ा कभी नहीं करता। हम अपने सामने रख देते तो हम इतने बड़े हो जाते। समझ रहे हैं आप? तो ये ऑब्जेक्ट्स को कभी एनलार्ज नहीं करेगा, ये वस्तुओं के बड़े आकार के प्रतिबिंब बनाता है। हमारी आंख के नजदीक बनाएगा, बड़े साइज के बनाएगा, तो वो बड़े आकार के प्रतिबिंब जो होंगे वो हमारी आंख पर दर्शन कोण भी बड़ा बनाते हैं। और अगर विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो आपको वो बड़ी दिखाई देगी चीज, अगर विजुअल एंगल छोटा बनेगा तो वो चीज आपको छोटी दिखाई देगी। सिद्धांत क्या है इसका? इसके देखने का क्या तरीका है? कैसे यूज करेंगे? क्या हम लेंस को ऐसा लगा के उस दीवार की चीज देख लेंगे, या लेंस को ऐसा लगाकर इतने नजदीक की चीज देख लेंगे? कौन सी चीजों को देख सकते हैं? जब किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को, क्योंकि नॉर्मल इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। वस्तु को उसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। आपने लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, वहां पर भी हमने लिख के दिखाया था आपको कि अगर प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। याद करिए, टेबल बनाई थी और यहां पर हमने फिगर बनाया हुआ था, मुझे याद है, एंड आई होप कि आपको भी याद होगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता था? रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु से पीछे, और बड़े आकार का बनता है। वस्तु से बड़े आकार का बनता है। बड़े आकार का बनेगा तो ऑब्वियसली फिर हम उसको बड़ा देख पाएंगे। तो कोई भी सूक्ष्मदर्शी वस्तु को कभी बड़ा नहीं करती। आप लोगों को मैंने कभी कभी देखा है, स्टूडेंट्स लिख देते हैं सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाती है। ये तो गलत हो गया ना। वस्तुओं को बड़ा करके दिखाती मतलब वस्तु को पहले बड़ा करती है फिर आपको दिखाती है। ये ऐसा लैंग्वेज अच्छी नहीं है। आप उसको समझें और उसी के हिसाब से सुटेबल लैंग्वेज यूज करें। ओके, इसका रे डायग्राम बनाना चाहते हैं।
रे डायग्राम यहां पर दो तरह के हो सकते हैं। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। कौन सी दो स्थितियां? एक स्थिति ये हो सकती है कि सबसे ज्यादा क्लियर चीजें हमको कब दिखाई देती हैं, सबसे ज्यादा वस्तुएं हमको क्लियर कब दिखाई देती हैं, स्पष्ट शार्प इमेजेस कब दिखती हैं? जब वो हमसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती हैं। याद आया आपको? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, देन दे आर वेरी क्लियर, वेरी शार्प, सबसे ज्यादा साफ दिखाई देंगी। लेकिन इस वाली सेटिंग में एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है इस वाली सेटिंग में कि अगर प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, पास में बनेगा, पास में बनेगा, साफ तो बहुत दिखाई देगा, लेकिन उतनी देर तक अपनी आंख की मांसपेशियों को दबा कर रखना पड़ेगा आपको। और बाई चांस हमारा कोई एक्सपेरिमेंट, कोई वर्क हमारा ऐसा है जिसके लिए हमको कम से कम 2 घंटे तक उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उस पर वर्क करना है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक हमको वर्क करना है। और 2, 3, 4 घंटे तक लगातार अगर आप अपनी मांसपेशियों को प्रेस करके रखेंगे तो आपकी आंख की मांसपेशियां थक जाएंगी। तो साफ तो दिखेगा लेकिन हमारी आंख को प्रॉब्लम होने लगेगी। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या चाहते हैं कि हम देख भी लें और हमारी आंख को कोई प्रॉब्लम भी मत हो। तो फिर दूसरी सेटिंग हम कौन सी बना सकते हैं? रिलैक्स्ड आईज के लिए सेटिंग बना सकते हैं कि जब प्रतिबिंब कहां पर बन जाए? अनंत पर। अनंत पर बन जाए यानी कि हमसे 6-7 मीटर दूर बन जाए, किलोमीटर नहीं सॉरी, 6 to 7 मीटर अगर डिस्टेंस पर बन जाएगा तो हमें दिखेगा भी। और अगर हमको 5, 6, 7, 8, 10 घंटे भी काम करना पड़ेगा उस पर, तो अनंत पर बनेगा इमेज, वहां से किरणें समांतर आएंगी, हमें नेत्र को मांसपेशियां दबानी नहीं पड़ेंगी, फैटीग फील नहीं होगा, हमारी मांसपेशियां टायर्डनेस नहीं फील करेंगी और उतनी देर तक हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो पास में प्रतिबिंब बनाने का क्या फायदा है? इमेज साफ दिखेगी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर देर तक आपको वर्क करना पड़ेगा तो आपके आंख की मांसपेशियां में थकावट आ जाएगी, आंखें दर्द करने लगेंगी आपकी, फिर आपको सोना पड़ेगा। अच्छा, दूर फिगर बनाने का क्या फायदा है? फायदा, आंख की मांसपेशियां थकेंगी नहीं। समझ रहे हैं? अगर आपको 5, 6, 7 घंटे काम भी करना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा, दिखेगा पर आपको। समझ आ रही बात आपको? तो ये चीज यहां पर होगी। अब इसलिए हम यहां पर कितने प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं? 2 तरह के समायोजन कर सकते हैं। पहला समायोजन कौन सा होगा कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, डी दूरी पर बने, 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो पहले ही हमने समायोजन किया। समायोजन 1, सेटिंग नंबर 1 कौन सी सेटिंग होती है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे आप डी कहते हैं, पर बने। ठीक है। अब अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो उसका रे डायग्राम कैसा रहेगा? ये हमने एक उत्तल लेंस बना लिया, यही जो हमारा ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये हमने इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ दूसरी साइड भी इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है। यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखा, नहीं सॉरी, सिद्धांत क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो आपको वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ये हमने एक वस्तु रख दी, ए बी।
एक प्रकाश किरण यहां से सीधी जाएगी जो कहीं नहीं मुड़ेगी, नहीं, ये मुख्य फोकस से निकलेगी, सॉरी, ऐसे मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। एक दूसरी लाइट रे हम पास करेंगे जो कि प्रकाशिक केंद्र से ऐसा होके जाएगी, यूं इस तरह से, ऐसे। और आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें जब आगे जाती हैं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से ऐसा दूर हटते जा रही हैं, हटते जा रही हैं। तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे बनाने पर इनको ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी। तो इनको पीछे बढ़ा लेते हैं हम। ऐसे अब ये इस दिशा में ऐसा निकल जाएंगी, लेकिन जब इनके सामने हम अपनी आईज को सेट करते हैं तो ये प्रकाश किरणें आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलती हुई आपको प्रतीत होंगी। इसको हमने पीछे बढ़ाया, ऐसे ये कहीं ना कहीं से हमको आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे, इस लाइट रे को। इस तरह से। तो ये एक दूसरे को यहां पर काटती हैं, तो हमको क्या महसूस होता है कि दोनों लाइट रेज यहां से आ रही हैं और इसलिए यहां पर वस्तु का इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश। ये आपको समझ आ गया? तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। हमने वस्तु को कहाँ रखा? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा। हमने क्या किया, इस वस्तु को लेंस से ऐसा हमने थोड़ा आगे पीछे खिसकाया, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब हमको कहाँ पर बनाना है? डी दूरी पर बनाना है। तो हमने इसको ऐसा आगे पीछे खिसकाया ताकि ये जो इमेज है ये कितनी दूरी पर बन जाए? डी दूरी पर बन जाए। डी दूरी पर बन जाए मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन जाए। तो क्या आप बता सकते हैं? फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को देखो रखा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही, लेकिन वस्तु को ऐसा आगे पीछे थोड़ा खिसकाया कि जो ये फाइनल इमेज बन रही है, ये इमेज हमारी आंख से कितनी दूर बन जाए? लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। बात समझ में आई? तो हम कैसे जानेंगे कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन गई इमेज? क्या हम पटरी लेके नापते रहेंगे उस समय? नहीं, जब बन जाएगी तो वो सबसे साफ दिखेगी ही आपको। बात समझ आ रही है? तो आप वस्तु को ऐसा खिसकाएं आगे पीछे कि यहां से आप देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को खिसकाइए आगे पीछे थोड़ा सा, और उस समय उसको रोक दीजिए जब इमेज आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। तो बस समझ जाएं कि अब वो कहां पर बनी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। उस समय क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं कि प्रतिबिंब ये बना है, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? बताओ। v, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, लेकिन इसको तो हमने d दूरी पर बनाया है ना। प्रतिबिंब को तो हमने कितनी दूरी पर बनाया है? d दूरी पर बनाया है। तो हम v को क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। इस समय आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। आप जानते हैं सिंगल लेंस है, लेंस के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से दोनों पक्षों में v से गुणा कर दो। तो जब v से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या हो जाएगा? v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। ये कितना हो जाएगा? 1। तो 1 माइनस
V अपॉन U इज इक्वल टू V अपॉन F। ठीक है, V अपॉन यू उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो V अपॉन यू की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस V अपॉन F, और V अपॉन यू अभी थोड़ी देर पहले हम इसको बता रहे थे आपको, ये मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है। देन इन प्लेस ऑफ V अपॉन यू वी कैन राइट मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज V? V इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस कितनी है? D, 25 सेंटीमीटर। हमने उसका सिंबल D बनाया है। किस ओर है? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर। सब किरणों की चलने की डायरेक्शन क्या है? किरणें सब ऐसे जा रही हैं दाईं ओर, और ये डिस्टेंस किस तरफ नापी जा रही है? बाईं ओर। तो इसको कैसा लेना चाहिए? माइनस। तो V की जगह पर आप क्या लिखेंगे? माइनस D। वेरी गुड। तो V की जगह आपको लिखना है माइनस D अपॉन F। देयरफॉर M इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन F। देन दिस विल बी द मैग्निफिकेशन उस वक्त when the final image is at distance at distinct vision, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है, उस समय आवर्धन क्षमता का ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपका। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसका दूसरा समायोजन हम क्या कर सकते हैं? इस वाले समायोजन में अच्छाई क्या है? स्पष्ट प्रतिबिंब आपको दिखेगा, बट देयर इज सम प्रॉब्लम कि वो कैसा दिखेगा। प्रॉब्लम क्या होगी आपको? आपको अगर ज्यादा देर तक वर्क करना पड़ेगा तो इस वाले सेटिंग में आप थक ही जाएंगे। ठीक है, आप थक जाएंगे, मतलब आपकी आईज की जो सिलेरी मसल्स हैं वो फैटीग हो जाएंगी और आपकी आंखें दर्द होने लगेंगी फिर। ठीक है, तो हम दूसरी सेटिंग कौन सी बनाते हैं इसकी? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, उस समय किरणें समांतर आएंगी, रिलैक्स्ड आईज रहेंगी। रिलैक्स्ड आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रांत नेत्र। और हमारी आंखें थकेंगी नहीं, तो काम हम देर तक कर सकेंगे उस पर। ठीक है, तो वो दूसरी सेटिंग बना लेते हैं, नोट करिए। दूसरा जो समायोजन हम लोग करते हैं वो करते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। अनंतता पर बने आप सभी को, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन आप कर चुके हैं, तो आप सभी को एक बात तो मालूम है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से अगर आपको अनंत पर बनाना है तो उस वस्तु को आपको मुख्य फोकस पर रखना पड़ेगा। ये बात मालूम है ना आपको? आपने देखा था एक टेबल हमने बनाया था, उसमें टेबल में एक पॉइंट लिखा था, आई थिंक कि शायद वो 5 नंबर पॉइंट था, कि जब वस्तु को आप मुख्य फोकस पर रखते हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और आप प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाहते हैं? अनंत पर। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? मुख्य फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रख दिया? देखो, मुख्य फोकस पर ही रख दिया। इससे पहले कहाँ रखा था? मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर। अब हमने मुख्य फोकस पर ही सीधे ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये वस्तु को हमने यहां रख दिया। इससे जो प्रकाश किरणें निकली एक मुख्य अक्ष के समांतर गई जो कि फोकस से चली गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से हमने भेजी और दोनों प्रकाश किरणें आगे कैसी जा रही हैं? समांतर। ये आप देखें पैरेलल रेज हो गई। और अगर किरणें समांतर हो गई तो हमारी आंख पर जब ये पहुंचेंगी समांतर किरणें, तो समांतर किरणें कहां से आती हैं? अनंत से। और हमारी मांसपेशियां थकेंगी नहीं। इसको देखने के लिए अब हमको आंखों को दबाना नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस वाले समायोजन को हम दूसरा नाम क्या रखते हैं? श्रांत नेत्र के लिए। तो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में दिया जाए श्रांत नेत्र का समायोजन, तो आप समझ जाएं कि किरणें कैसी हैं? हमारी आंखों पर पहुंचने वाली समांतर हैं। फॉर रिलैक्स्ड आईज, फॉर रिलैक्स्ड आईज, ये वाला समायोजन हमने किया। ये अगर ये किरणें समांतर हो गई तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी। हम इनको पीछे बढ़ा के देखा, पीछे भी ये कहीं नहीं मिलेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब है कि इसका इमेज अब कहां बनेगा? जाकर इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, अच्छा,
अगर ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो अब इसका मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे? ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई मैग्निफिकेशन का, क्योंकि ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो यहां पर मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन इससे भी निकलता है, मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन से भी तो निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन का। क्या फॉर्मूला होगा? एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, और दोनों कहां पर? ऑन द आईज, आंखों पर। और याद रहे जब दोनों एक ही जगह पर हों, ये शर्त थी। लेकिन जब इस वाले फॉर्मूले को लगाने आए तो हम लोग फंस गए। अब कैसे फंस गए? क्यों? क्योंकि वस्तु यहां रखी है, प्रतिबिंब कहां बना है? अब या तो हम वस्तु को अनंत पे ले जाएं और या तो प्रतिबिंब को अनंत से यहां लेके आए। ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हमने इसका एक ड्राइंग बनाया। हम ले नहीं गए किसी को भी, एक ड्राइंग बनाया। हमने बोला एक काम करो, आप दोनों को एक ऐसी पोजीशन पर लेके जाओ जिस पोजीशन को आप जानते हो। तो ना तो आप वस्तु को अनंत पर ले जाओ और ना प्रतिबिंब को यहां अनंत से यहां पर लाओ। आप दोनों को एक ऐसी लोकेशन पर रख लो जहां पर रखने से, या जिस लोकेशन को आप पहचानते हो उस जगह पर आप दोनों को रख लीजिए। तो इसके लिए हमने एक ड्राइंग बनाई। हम ले किसी को नहीं गए, अलग से जिसको कहते हैं एक रफ फिगर हमने बनाया। तो हमने एक रफ फिगर बनाया। कैसा रफ फिगर बनाया? रफ फिगर ऐसा कि यूं इस तरह से, ये हमने इमेज यहां बना ली ए डैश बी डैश पर, और यहां से हमने यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया? कैपिटल डी। डी दूरी पर हमने रख दिया। वस्तु कहां पर थी? यहां पर। कौन से पॉइंट पर? एफ पर थी, ए बी। इसको भी अब आपको क्या करना है? यहां पर लेके आ जाना है। समझ आ गया आपको? तो इमेज के द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ कोण कितना? बीटा। और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ कोण कितना? अल्फा। तो हमने क्या किया? ना हम वस्तु को अनंत पर ले जा पाएंगे, ना अनंत से इमेज को यहां ला पाएंगे। तो हमने एक रफ फिगर बनाया और दोनों को हमने क्या बोला कि दोनों को एक ऐसी लोकेशन पर रख लो जिस लोकेशन को सब लोग पहचानते हो। तो हम कौन सी लोकेशन को बड़े अच्छे से पहचानते थे? आंख से डी दूरी वाली लोकेशन को हम बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो हमने दोनों को डी पर कर लिया। अब आप सोचोगे अनंत पर बन रहा था, डी पर कर लिया, ये तो जबरदस्ती हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो बेटा, एक चीज देखो आप अगर मैंने ये लाइन ऐसे बनाई है, प्रतिबिंब यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, हर बार यहां पर बनने वाला कोण कैसा आएगा? सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चला जाके अनंत पर बन जाए जाके। मान लिया इतना बड़ा बना होगा, लेकिन कोण तो वो उतना ही बनाएगा। हम यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, चाहे जहां रखें। इसीलिए हम बात किसकी कर रहे हैं? एंगल की। डिस्टेंस की बात हम कहां कर रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस के लिए तो हमको क्या लेना पड़ता? अनंत लेना पड़ता। तो हम डिस्टेंस की बात इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन से। इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से ठीक है, इसको अब मैं हटा देता हूं। इसलिए मैंने इसको जानी मानी लोकेशन पर दोनों को हम लेके आ गए। अब m का फॉर्मूला क्या बनेगा? बीटा अपॉन अल्फा। क्योंकि इमेज अनंत पर बनी है और वस्तु बहुत छोटी होगी। सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तुओं को ही तो देखते हो आप। वस्तु बहुत छोटी होगी, प्रतिबिंब अनंत पर बना होगा, तो अनंत से आने वाली लाइन भी लगभग पैरेलल होंगी। तो ये कोण भी कैसे बने होंगे सब?
छोटे छोटे बने होंगे लगभग, नहीं समझ आया? फिर से, सूक्ष्मदर्शी से कैसी वस्तुओं को आप देखते हो? छोटी वस्तुओं को। तो छोटी वस्तु में हमारी आंख पर कैसा कोण बनाएंगे? बहुत छोटा छोटा एंगल बनाएंगे। प्रतिबिंब कहां पर बना है? अनंत पर। अनंत से आने वाली किरणें लगभग कैसी होंगी? समांतर। समांतर हैं, इसलिए हमारी आंख पर भी जो कोण बनेगा समांतर है, तो लगभग 0 के आसपास का कोण बनेगा, बड़ा कोण भी तो नहीं बनेगा। तो कोण दोनों कैसे होंगे? बहुत छोटे छोटे। अगर कोण छोटे होंगे तो क्या हम बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? ये बीटा है, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस a डैश b डैश अपॉन, या इस छोटे वाले एंगल से निकालो आप इसको। आप किससे निकालो? छोटे वाले एंगल से निकालो। ये बीटा है कि नहीं? अब बताइए tan बीटा का क्या लगेगा? ए बी अपॉन, यहां पर ओ नाम रख लो, ए बी अपॉन ओ बी। इसको हमने लिख दिया ए बी अपॉन ओ बी। अब tan अल्फा की बारी है, तो ये वाला कोण लीजिए, ये लंबा सा कोण बना हुआ है, ये त्रिभुज यहां पर इस वाले से लो। इसको कैसे लिखोगे? tan अल्फा ए डैश बी डैश, नो सॉरी, ए डैश बी डैश तो ये है, मुझे ये लेना पड़ेगा। इसको कुछ रख लो, नाम सी कर लो। तो क्या लिखा जाए? सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश। समझ नहीं आई बात आपको? फिर से, tan बीटा किससे निकाला? ए बी अपॉन ओ बी, और बी वाली जगह पर ही कौन है? एफ है। tan अल्फा किससे निकाला? सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। ए बी अपॉन ओ बी इंटू, ये नंबर पलट दिया जाएगा, ओ बी डैश अपॉन, आपको नहीं लगता कि ए बी और सी बी डैश दोनों बराबर होंगे आपस में? क्योंकि ए बी भी वस्तु है, और वस्तु को खिसका के यहां लाए तो सी बी डैश भी तो वस्तु है। तो ए बी और सी बी डैश एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे। ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है? ओ बी डैश डी, लेफ्ट साइड में है माइनस डी, अपॉन ओ बी का डिस्टेंस कितना होगा? एफ, क्योंकि वस्तु कहां पर रखी है? मुख्य फोकस पर रखी है। वेरी गुड। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? एफ। इधर साइड में है, लेफ्ट की राइट साइड में, इसलिए इसको भी कैसा यूज करो? माइनस एफ। इस तरह से m की वैल्यू कितनी मिली आपको? d अपॉन एफ। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र कब है? श्रांत नेत्र के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। कौन सा मैग्निफिकेशन ज्यादा बड़ा होगा? कौन सा आवर्धन ज्यादा होगा? अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब, या जब अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र के लिए सेटिंग करेंगे तब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, क्योंकि इसमें 1 + d अपॉन एफ है, और इसमें केवल d अपॉन एफ है। बात समझ आई आपको? तो कौन सा मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा? इस वाली सेटिंग के लिए मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, लेकिन और उस वाली मैग्निफिकेशन के लिए, इस वाले सेटिंग के लिए मैग्निफिकेशन कम होगा। लेकिन इसमें हमारा फायदा ये होगा कि हमारी आंखें थकेंगी नहीं कम से कम, और काफी देर तक हम इस पर वर्क कर सकते हैं। और इस पर साफ तो दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको हटना पड़ेगा वहां से, क्योंकि आपकी आंखें थक जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके मैग्निफिकेशन बनाए। और ये क्या चीज हमने पढ़ी आज? सिंपल माइक्रोस्कोप और उससे रिलेटेड मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, इसका जो आवर्धन होता है वो बहुत कम होता है। इससे जो आवर्धन होता है ये बहुत कम आवर्धन होता है, लेकिन हम तो आवर्धन और ज्यादा करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल छोड़ करके और अच्छी चीज का यूज करते हैं, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।